हेलो। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए हम लोग दूसरे सवाल पे बात करते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या है कि एक समान वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया हुआ है 3 × 10⁻³ आई कैप न्यूटन पर कूलाम। यानी वैद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है। आई कैप का मतलब ये इसके डायरेक्शन के बारे में बता रहा है। आई कैप होता है और एक होता है जे कैप और एक होता है के कैप। आई कैप, जे कैप और एक होता है के कैप। आई कैप किस दिशा को बताता है? एक्स अक्ष को बताता है। और जे कैप वाई अक्ष के डायरेक्शन को बताता है। और के कैप जो है आपका वो जेड अक्ष के डायरेक्शन को बताता है। तो ये वैल्यू दिया हुआ और ये इसका मान दिशा दिया हुआ, दिशा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। और आगे बोल रहा है क्या? आगे क्या बोल रहा है कि 10 सेमी × 10 सेमी के पृष्ठ से, यानी ये पृष्ठ का जो है क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो चलिए जरा मैं ये मान लिख लूं। सारे मान जो भी दिए गए हैं इस मान को हम यहाँ नोट करते हैं कि E का मान कितना दिया है। E की वैल्यू दी गई है 3 × 10⁻³ ठीक है। और जो पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? A बराबर दिया हुआ है 10/10 सेमी स्क्वायर, यानी 10 में कितना हो जाएगा? 100 और सेमी स्क्वायर। ये इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम। एरिया को चेंज करेंगे तो 100 और सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁻⁴ और क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर कितना वैल्यूज फ्लक्स निर्गत होगा यदि पृष्ठ का तल एक्स अक्ष से कितना कोण बना रहा है? 30 डिग्री। यानी ये हो गया आपका एक्स अक्ष, जिस दिशा में कौन है? ई है। आई कैप का मतलब एक्स के दिशा में। और तल जो है, तल आपका ऐसे है। तल आपका ऐसे है। अगर मैं इसको बनाऊं, चलिए मैं अलग से फिर दिखा देता हूं। यानी ये हमारी जो हथेली है तल है और ये तल आपका तल ऐसे है। ये ऐसे, ये तल जो है एक्स अक्ष से कितने डिग्री कोण पर है? 30 डिग्री कोण पर है। 30 डिग्री कोण पर है। ये हथेली होगी। ठीक। तो देखिए यानी यहां पे ई हो गया और आपका जो थीटा होता है वो किसके किसके बीच का होता है? थीटा जो होता है वो ई और ए के बीच में, यानी वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल की दिशा। तो ये तल था 30 डिग्री पे। क्षेत्रफल की दिशा, यानी क्षेत्रफल की दिशा हमेशा क्या होती है? तल के लंबवत बाहर की ओर। ये हथेली है और तल के लंबवत ऐसे होगा। देखिए ना, हमारे हथेली के तल के लंबवत ऐसा होगा ना। तो ये तल के लंबवत जब बनाओगे आप, तो तल के लंबवत जब ऐसे बनाएंगे ये ऐसा हो गया, यानी ये ए हो गया। ए हो गया। ठीक। तो कोण हमें ये वाला निकालना है। ये कोण जानना होता है ई और ए के बीच में। तो इस कोण का मान कितना होगा? इस कोण का मान कितना होगा बताइए? पूरा का पूरा 90 में से ये 30 चला जाएगा तो ये कितना डिग्री? 60 डिग्री। कितना डिग्री हो जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है। तो ये चीजें हैं। जब भी आपका वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड सवाल है और थीटा है, तो जो भी एंगल दिया हो, अगर बोला कि तल इतने डिग्री पे है क्षेत्र से, तो उसको आप क्या करेंगे? हमेशा 90 में से माइनस कर देंगे। सिंपल सा। बाकी मैंने आपको समझाया, यहाँ पे क्लियर किया कि कैसे चीजें हो रही हैं। तो थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री भाई? थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री? यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, 60 डिग्री। ठीक। अब आप आसानी से कर पाएंगे। यानी फॉर्मूला एक मैंने बता रहा होगा फ्लक्स का, ये गॉस प्रमेय पे नहीं है, बल्कि मैंने एक आपको बता रहा होगा फॉर्मूला फाई ई बराबर क्या? ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू कितना? 3 × 10⁻³ और ए की वैल्यू कितना? ए की वैल्यू 100 × 10⁻⁻⁴। ठीक। और थीटा की वैल्यू कितना? थीटा की वैल्यू यानी कॉस 60 डिग्री, 60 डिग्री। तो यहां से क्या हो जाएगा? यहां से क्या हो जाएगा जरा देखिए तो सही। 3 × 10⁻³ देखो ये 3 है प्लस में और ये -4 है, तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻1, क्योंकि ये
आधार समान हो तो घात क्या होते हैं, घात जुड़ जाएंगे। यानी ये आपका प्लस में 3, ये -4, तो कितना होगा, -1। कितना होगा, -1। ठीक है। और ये 100 का मतलब होता है 10 का स्क्वायर, और cos 60 का मान cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2। अब देखिए प्लस में 2 और ये माइनस में 1, प्लस में 2 और ये क्या माइनस में 1, तो क्या हो जाएगा, एक कैंसिल होगा, तो यानी 3 गुणे 10 और गुणे 1/2, 2 पचे 10, 2 पचे 10। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 पचे 10 काटेंगे तो 5 तिया 15, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ये आपका कुछ इस तरीके का भी सवाल था। ठीक है, जो भूला बिसरा था मैंने आपको ये चीजें बता दी, और उम्मीद करते हैं आपको ये चीजें स्पष्ट हुई होंगी। इसमें खेल किसका है, बच्चे गड़बड़ कहाँ पे करते हैं, थीटा का मान बिना सोचे समझे जो दिया है उसको रख दिया और कर भी लेते हैं और प्रफुल्लित भी हो जाते, कह रहे इतना इजी सा सवाल था, 1 नंबर में सवाल आएगा ये। और आप थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी और आप गड़बड़ करके चले आओगे आते हुए सवाल को, जो कि बिल्कुल ही इजी था। ठीक है, तो थीटा यानी सिंपल से बता दो फ्लक्स, वैल्यू फ्लक्स से रिलेटेड सवाल है। अगर इस फॉर्मूले पर अगर सवाल है जहां पे आपको थीटा भी जरूरत पड़ती है, तो अगर बोला जाए कि तल 30 डिग्री पे है, तो यानी एरिया का जो दिशा बनेगा, एरिया का दिशा, क्षेत्र की दिशा, यानी कि वो कितना एंगल बनाएगा क्षेत्र से, तो 90 में से 30 हटा दो, कितना होगा 60। अगर 60 दिया होता तो 90 में से 60 हटा दे, कितना था 30। बाकी मैंने वो आपको फिगर के माध्यम से स्पष्ट भी किया क्यों ऐसा करते हैं, क्यों चीजें होती हैं। अगर आपका 90 दिया होता, यानी अगर बोल दिया जाए कि तल क्या है, तल क्या है, लंबवत है क्षेत्र के, तो यानी लंबवत मतलब 90, 90 में से 90 यानी 0 डिग्री। ठीक है, तो चलिए जी, ये सवाल हमारा था। अब हम लोग आगे बात करेंगे यानी कुछ नए टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होगा हमें आगे के डेरिवेशन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, यानी अब हमारे बड़े बड़े डेरिवेशन शुरू होते हैं, जो किसकी सहायता से किए जाएंगे, गॉस के प्रमेय की सहायता से। किसकी सहायता से, गॉस के प्रमेय की सहायता से। लेकिन उस प्रमेय को हम यूज कर पाए उससे पहले हमें कुछ चीजों के बारे में जानना है। ठीक है, वो चीजें है क्या है, आवेश घनत्व। क्या है आपका आवेश घनत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं चार्ज डेंसिटी, आवेश घनत्व। यानी इसके बारे में जानना जरूरी होगा, और तब हम लोग गॉस के प्रमेय की सहायता से बड़े बड़े डेरिवेशन को कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे आपका बोल रहे हैं, गॉस के प्रमेय की सहायता से एक समान रूप से आवेशित लंबे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस के प्रमेय की सहायता से कोई आवेशित चादर है, चार्ज प्लेट है, गॉस के प्रमेय की सहायता से किसी खोखले, एक समान रूप से आवेशित खोखले गोले के कारण, एक समान रूप से आवेशित अचालक गोले के कारण, एक समान रूप से आवेशित आपका किसी अचालक खोखले गोले के कारण। तो ये डेरिवेशन आप हमें करना होता है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम। बट इनको करने से पहले, और ये एग्जाम में आपके क्वेश्चन बनते भी हैं बड़े डेरिवेशन के फॉर्म में, तो इनको जानने से पहले हमें जानना होगा इनके बारे में। ठीक है, क्योंकि इसका भी हमें वहां पे यूज पड़ेगा। बाकी चीजें कैसी होंगी हम लोग बिल्कुल ही इजी वे में कर पाएंगे, आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल ही, वो आप उसकी चिंता ना किया करें। तो देखो भाई, आवेश घनत्व, चार्ज डेंसिटी, ये 3 तरीके का होता है, 3 तरीके का। एक अगर मैं जो कहूं तो एक आपका होता है रेखीय आवेश घनत्व। क्या होता है, रेखीय आवेश घनत्व, जिसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। और दूसरा होता है पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व।
और जिसको हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, और तीसरा जो होता है आपका आयतन आवेश घनत्व, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या बोलते हैं? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए रेखीय आवेश घनत्व को, यानी इसकी बात कब की जाएगी? अगर आवेश किस पर यूनिफॉर्मली, यानी एक समान रूप से आवेश किसी क्षण पर अगर आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो हम लोग किसकी बात करेंगे? रेखीय आवेश घनत्व की। ठीक, इसको किससे लिखते हैं? रेखीय आवेश घनत्व किससे लिखते हैं? लैम्डा से। मतलब अगर आवेश किस पर फैला होगा? किसी लंबाई वाली वस्तु पर, तो बात करेंगे रेखीय आवेश घनत्व की। लैम्डा बराबर होता है Q/L। ठीक, और अगर आवेश किस पे फैला होगा? अगर आवेश किसी क्षेत्रफल पर फैला होगा, एरिया पर फैला हो, किसी पृष्ठ, किसी सतह के क्षेत्रफल पर, जैसे अगर कोई प्लेट हुआ, कोई भी सतह है, चाहे गोलीय सतह है, यानी अगर एरिया पर आवेश किस पे फैला होगा? एरिया पर फैला होगा, तो बात करेंगे पृष्ठ आवेश घनत्व की, और जिसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा से। किससे लिखते हैं? सिग्मा से। यानी आवेश Q जो है वो किस पे फैला होगा? एरिया पे। तो फिर हम लोग किसकी बात करेंगे? पृष्ठ आवेश घनत्व की, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। ठीक, लेकिन अगर आवेश किस पे फैला होगा? अगर आवेश आयतन पे फैला हो, यानी कोई गोला है, अचानक गोला ही ले लिया, और ये इसके एरिया पे नहीं बल्कि इसके पूरे अंदर, यानी कि इसके पूरे आयतन में फैला हुआ है, तो फिर यानी अगर आवेश पूरे आयतन पर फैला होगा, यानी पूरे वॉल्यूम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है, या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फिर हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक है, जिसको हम लिखते हैं रो से। किससे लिखते हैं? रो से। ठीक, तो रेखीय आवेश समझ गए। कब बात की जाएगी? अगर आवेश किस पे फैला होगा? लंबाई पर। डेफिनेशन क्या होगा? एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश, L की वैल्यू 1 कर दो, L की वैल्यू 1। एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। A की वैल्यू 1 कर दिया जाए तो सिग्मा किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या? एकांक क्षेत्रफल पर, किस पर? एकांक क्षेत्रफल पर, यूनिट एरिया पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? पृष्ठ आवेश घनत्व। और अगर बात करो इसकी, तो V की वैल्यू अगर 1 ले लिया जाए तो एकांक आयतन में क्या हो जाएगा? एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोलते हैं? आयतन आवेश घनत्व, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो ये चीजें आपका हो जाती है डेफिनेशन। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। बट सिंपल सी बात, अगर आवेश लंबाई पर होगा तो फिर इसे यूज करेंगे लैम्डा बराबर Q/L। अगर आवेश आपका एरिया पर होगा, किसी सतह के क्षेत्रफल पर, किसी सरफेस पर फैला होगा, तो फिर आप पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करेंगे, और फॉर्मूला होता है सिग्मा बराबर Q/A। अगर आयतन में फैला होगा तो फिर आप आयतन आवेश घनत्व यानी रो बराबर Q/V। जरा इनके मात्रक के बारे में बात कर लें, तो आवेश का होता है कूलाम, और लंबाई का होता है मीटर। तो मात्रक क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व का मात्रक कूलाम प्रति मीटर, पर जो कूलाम यानी जो आवेश है, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसके मात्रक की बात करें तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? कूलाम, और आयतन का प्रति मीटर क्यूब, आयतन का मीटर क्यूब। तो ये चीजें हो जाती हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें विमीय सूत्र के बारे में, किसके बारे में? विमीय सूत्र के बारे में, तो इसका क्या होता है? इसकी अगर आप बात करेंगे, आवेश का होता है AT, आवेश क्या होता है? AT,
क्यों? क्योंकि आवेश भरा होता है एम्पियर को ए से, सेकेंड को टी से, और लंबाई जो होता है इसको एल से, तो क्या हो जाएगा ए टी एल पे -1, ए टी एल पे -1। अच्छा, यहां पे अगर मैं बात करूं तो फिर क्या हो जाएगा, आवेश का ए टी और अपॉन एरिया का होता है एल पे 2, तो कितना हो जाएगा, अरे मीटर स्क्वायर होता है, तो यानी एल पे 2, तो यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए टी और एल पे -2, ए टी एल पे -2। ठीक, अब अगर हम बात करें इसके यहाँ के बीमी सूत्र के बारे में, तो क्या हो जाएगा, आवेश का हो जाएगा ए टी अपॉन और आयतन का होगा एल पे 3, तो क्या बन जाएगा ए टी एल पे -3, क्या बन जाएगा ए टी एल पे -3। ये रहा कि यानी आवेश घनत्व क्या है और कितने तरीके का हो सकता है और उनका फॉर्मूला क्या है, इन चीजों के बारे में आपने सीखा। उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई होंगी तो जरूर आप इसे लाइक कर देना और अपने अन्य साथियों को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और बाकी आप चीजों को रिवाइज किया करो, जो भी क्लास मिलती है उसे अटेंड किया करो, और आप हर एक, चाहे वो न्यूमेरिकल होगा चाहे वो डेरिवेशन होगा, आप हर एक चीज को आसानी से सीख पाएंगे, कर पाएंगे, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होती है। ठीक, तो बिना किसी तनाव के आप चीजों को सीखते रहिए, हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ठीक है, तो अब हम लोग जो है आगे जो आने वाले डेरिवेशन होंगे वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होंगे, और जिसमें गॉस के प्रमेय का मदद लिया जाएगा, और इन सारी चीजों को भी हम लोग यूज करेंगे। तो हम लोग उसको अब अगले सेक्शन में देखा जाएगा, और उम्मीद करेंगे कि जब भी आप अगले सेक्शन को देखें तो पिछले वाले को आप जरूर उसको रिवाइज कर ले, ताकि आपको चीजों को अच्छे तरीके से समझ पाओ और कर पाओ। ठीक है, चलिए तो फिर मिलते हैं अगले सेक्शन में नए टॉपिक के साथ, नए चीजों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, और हम आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। तो सभी लोगों को एक बार फिर से मेरा नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।